एलाइस इन बॉर्डरलैंड के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम आरिसू से मिलते हैं, जो एक गेमर है और अपने कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है। उसका बड़ा भाई अंदर आता है और आरिसू को एक इंटरव्यू में ना जाने के लिए डांटता है। वो आरिसू से कहता है कि वह इस घर पर बोझ है। आरिसू का कहना है कि अगर ऐसा है तो वह घर छोड़ देगा, और वास्तव में वह घर छोड़ देता है। वह अपने दोस्त करुबे को मैसेज करता है, जिसे अभी अभी नौकरी से निकाला गया था क्योंकि वो अपनी बॉस प्रेमिका के साथ संबंध बना रहा था। उसका एक और दोस्त है छोटा, जो ऑफिस नहीं गया। जब वे तीनों मिलते हैं तो वे टोक्यो में ज़ॉम्बी हमले के बारे में बात करते हैं। करुबे का कहना है कि आरिसू तो बच जाएगा क्योंकि वो काफी होशियार है। वह आरिसू से कहता है कि वह उनके साथ घूमना बंद करे और अपने जीवन में कुछ करे। हालांकि कुछ सेकंड के लिए तीनों का मूड खराब हो जाता है। फिर करुबे आरिसू को अपने कंधे पर बिठा लेता है और भीड़ में दोनों नाचते हैं और मजे करते हैं। लेकिन सड़क के बीच में होने की वजह से ट्रैफिक जाम होने लगता है। वे पुलिस से बचने के लिए मेट्रो स्टेशन के बाथरूम में भागते हैं, लेकिन अचानक बिजली गुल हो जाती है। वे स्टेशन से तब निकलते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि बाहर इतना सन्नाटा क्यों है। वे चारों ओर देखते हैं, लेकिन कहीं कोई इंसान नहीं है। यहाँ तक कि उनके फोन पर भी कोई सिग्नल नहीं है। इस बारे में वे बात करते हैं और आरिसू कहता है कि शायद ये इतना बुरा भी नहीं है, उन्हें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं और कोई उन पर नाराज नहीं होगा। लेकिन कुछ देर में एक बड़ी इमारत में लाइट जलती है और एक मैसेज लिखा होता है, जिसमें कहा गया है कि गेम जल्दी शुरू होगा। एक तीर दिखाता है कि उन्हें किस दिशा में जाना है। वे दिशा को फॉलो करते हैं और दूसरी इमारत में प्रवेश करते हैं, जहां वे और दिशाओं को फॉलो करते हैं। उनमें से हर एक को एक फोन मिलता है। एक लड़की शिबुकी उनके पास आती है और बताती है कि उन्हें गेम खेलना होगा और वह चारा नहीं है। एक और लड़की उनके साथ जुड़ती है और उनके फोन के जरिए उन्हें निर्देश बताया जाता है। पहले गेम का नाम है डेड और अलाइव और इसकी कठिनाई है 3। गेम को जीतने के लिए उन्हें दी गई टाइम लिमिट में सही दरवाजा चुनना होगा, जो 2 मिनट से शुरू होता है और घटता जाता है। पहले कमरे में लड़की एक दरवाजा खोलती है और मार दी जाती है क्योंकि वो गलत दरवाजा था। दूसरे कमरे में करुबे हिम्मत करता है और भाग्य से उसने सही दरवाजा चुना। अगले कमरे में ग्रुप इस बारे में लड़ते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए और किसे अगला दरवाजा खोलना चाहिए और किसे अपनी जान जोखिम में डालनी चाहिए। आखिरकार आरिसू अपने ऑब्जर्वेशन स्किल का उपयोग करता है और वे गेम को क्लियर कर पाते हैं। जब वे इमारत के बाहर टहलते हैं तो वे 3 क्लब कार्ड देखते हैं। उन्हें अपने फोन पर एक मैसेज मिलता है कि उन्हें 3 दिनों के लिए वीजा दिया गया है। वह आदमी वहां आता है और बताता है कि उसका वीजा आज खत्म हो रहा है और वह खेलना नहीं चाहता। एक लेजर बम उसे मार देता है। शिबुकी का कहना है कि अगर वे जीना चाहते हैं तो उन्हें खेलते रहना होगा। पहला एपिसोड एक लड़की उसागी के साथ खत्म होता है, जो छत पर खड़ी होती है और वही खतरनाक लेजर से भरा आकाश देखती है। एपिसोड 2 की शुरुआत उसागी के फ्लैशबैक से होती है और वह अपने पिता के साथ रॉक क्लाइंबिंग करने जाती है। फिर हमें टोक्यो वापस लाया जाता है, जहां छोटा और आरिसू बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करते, लेकिन कुछ पुराने जमाने के रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। बाद में चारों एक साथ खाना खाते हैं। करुबे शिबुकी से पूछता है कि जब सब गायब हुए तब वह कहाँ थी। बात करते समय शिबुकी ने खुलासा किया कि उनसे मिलने के पहले वो एक और गेम खेल चुकी है। करुबे ने उसे दोषी ठहराया कि उसने दूसरे प्लेयर्स को चारा के रूप में इस्तेमाल किया होगा। उसने जवाब दिया कि उसने वही किया जो जिंदा रहने के लिए करना था। और आरिसू सोचता है कि ये अजीब है कि वे कल ही गेम में आए, लेकिन शिबुकी को कुछ दिन पहले लाया गया था। वे उस पर अटकलें लगाते हैं और आरिसू कहता है कि जरूर गेम मास्टर होना चाहिए, जिसने इस पूरे गेम की प्लानिंग की हो। शिबुकी का कहना है कि वे असली दुनिया से एक वर्चुअल दुनिया के अंदर हो सकते हैं, जबकि छोटा का कहना है कि ये हो रहा है शायद भगवान का काम है। छोटा पहले गेम में अपना पैर जला चुका है और वह दर्द से तड़प रहा है, और इस बार करुबे कुछ और समय कमाने के लिए एक और गेम में शामिल होने का फैसला करते हैं, ताकि वे बाहर जाकर एक डॉक्टर ढूंढ पाए, यहाँ इस खेल के बारे में कुछ और खोज पाए।
वे ऐसा करते हैं और खुद को 10 लोगों की ग्रुप में पाते हैं। उसागी उनमें से एक है। गेम का नाम है टैग और इस गेम का मकसद उस आदमी से टैग किए जाने से बचना है जो हिट है और एक सीक्रेट सिंबल को ढूंढना होगा जो कहीं छुपा है। उन्हें 20 मिनट का समय मिलता है। गेम शुरू होता है और टाइगर घोड़े के मुखौटे वाला एक लंबा आदमी है जो घूम रहा है और अंधाधुंध लोगों को गोली मार रहा है। इस बीच शुभू की छोटा को बचाती है और बताती है कि जिंदा रहने के लिए उन दोनों को एक साथ काम करने की जरूरत है। गेम में वापस टाइगर ने आधे प्लेयर्स को मार डाला। बच्चे लोग मिलकर काम करने का प्लान बनाते हैं तो और उसागी सिंबल को खोज रहे हैं जबकि दूसरे टाइगर को खत्म करने की कोशिश करते हैं। करुबे और 2 खिलाड़ी टाइगर से लड़ते हैं जबकि आरिसू को पता लगता है कि सिंबल कहाँ है। वह उस कमरे में चला जाता है लेकिन वहां एक और गार्ड होता है। इसके अलावा गेम को क्लियर करने के लिए एक ही समय में 2 अलग अलग बटन दबाने हैं, इसलिए 2 खिलाड़ी मौजूद होने चाहिए। करुबे से लड़ते हुए आरिसू मदद के लिए चिल्लाता है। उसागी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर चढ़ती है और उसके पास पहुंचती है। वे गार्ड्स को हराते हैं और बटन दबाते हैं और खेल को क्लियर करते हैं। करुबे और एक खिलाड़ी अगुनी ने टाइगर को हरा दिया है। दोनों टाइगर और दूसरे गार्ड्स को एक कॉलर बम के जरिए मार दिया जाता है जिसे वे अपने गले में पहनते हैं। करुबे टाइगर के फोन को देखता है जिसमें लिखा है कि गेम ओवर। गार्ड्स को भी बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह गेम खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। करुबे एक रेडियो कम्युनिकेशन पर कुछ बात सुनता है और वह इसे एक डेड प्लेयर की जेब से उठाता है और अगुनी का दोस्त था और वह एक आदमी की आवाज सुनता है जो कहता है कि जवाब अब उनके हाथों में है। आवाज कहती है कि उन्हें वापस बीच पर लौट जाना चाहिए। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम आरिसू को कमरे में डेड गार्ड के लिए दोषी महसूस करते हुए देखते हैं। उसागी उसे बताती है कि जिंदा रहने के लिए हमें कुछ भी करना होगा और इस वजह से छोटा और शिबुकी घर लौटते हैं और उन्हें रेडियो और बीच के बारे में बताते हैं। वे 3 बीच के बारे में जानते हैं जो उनके पास है और वे जाने के बारे में सोचते हैं। शिबुकी का कहना है कि छोटा चल नहीं सकता, इसके अलावा उनका वीजा और छोटे का वीजा भी खत्म होने वाला है। करुबे का कहना है कि वह अपने वीजा को एक्सटेंड करने के लिए आज एक और गेम में शामिल होंगे और फिर उस बीच को ढूंढेंगे। बाद में वे गेम में शामिल होते हैं और एक थीम पार्क में प्रवेश करते हैं। गेम का निर्देश ये है कि उन्हें अपने सामने पड़े हथियारों में से किसी भी हथियार का उपयोग कर सकते हैं और उन्हें अपने सिर पर एक गॉगल लगाना होगा। कठिनाई साथ है, वे बात करते हैं कि हार्ट सबसे खराब होते हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे के दिलों के साथ खेलना पड़ता है और साथ ही नंबर काफी ऊंचा है, यानी इस गेम की डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है। खेल हिडन रोल का है। खिलाड़ियों में से एक को भेड़ियों के रूप में और बाकी 3 को भेड़ के बच्चे के रूप में चुना जाएगा। अंत में जिसे भेड़िया का रोल मिलेगा वो गेम का विजेता होगा और जिंदा रहेगा। बाकी दूसरे लोगों को गले में बंदी कॉलर से मार दिया जाएगा, इसलिए बाकियों को भेड़िया का पीछा करने की जरूरत है। छोटा को पहले भेड़िए के रूप में चुना जाता है और वे जल्दी महसूस करते हैं कि भेड़िए का रोल दूसरों को तब दिया जाएगा जब वे भेड़ियों से आई कांटेक्ट बनाते हैं। ये पता लगाने की कोशिश करते हुए कि क्या करना है, भेड़िए का रोल छोटा से आरिसू और फिर करुबे तक जाता है। आखिरकार एक करुबे से शिबुकी तक जाता है और जब वो भेड़िया होती है तो ये बात वो छिपाने और जिंदा रहने के लिए दौड़ना शुरू कर देती है और आरिसू भेड़िया बन जाता है। वो भाग जाता है और छिप जाता है और अपने सिर से गॉगल हटाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर सकता। छोटा आरिसू से मदद के लिए प्रार्थना करता है और अब एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं और सबका असली चेहरा बाहर आता है। कुछ पलों के बाद वे एक साथ बिताए गए सभी खूबसूरत पलों को याद करने लगते हैं और उन्हें असली में याद आता है कि वे अच्छे दोस्त थे और आरिसू गेम छोड़ना चाहता है और भेड़िया का रोल किसी और को देना चाहता है, लेकिन अब दूसरे उसे छिपाते हैं और कुछ ही सेकंड बचे होते हैं तो करुबे उसके सामने आता है, लेकिन आरिसू की आंख में वो देखता नहीं। समय खत्म हो जाता है और कॉलर फट जाता है।
जैसे करुबे छोटा और शिबुकी मारे जाते हैं। एपिसोड 4 में हम उसागी के साथ समय बिताने का मौका मिलता है और हम उसके डेली रूटीन को देखते हैं। एक बरसात के दिन वह आरिसू से टकराती है जो सड़क पर पड़ा है। वो मरना चाहता है। हमें उसागी के अतीत में वापस ले जाया जाता है जब वो अपने पिता के साथ पहाड़ की चोटी पर चढ़ती है। वो अपने पिता से कहती है कि ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ वो खुद को अपने जैसा महसूस करती है, लेकिन उसके पिता के साथ एक घटना हो जाती है और वे गायब हो जाते हैं। वर्तमान में आरिसू पूछता है कि उसने उसे क्यों बचाया। वो अपने सभी दोस्तों की तरह मरना चाहता था। उसागी बताती है कि वह जानती है कि कैसा महसूस होता है, क्योंकि जब उसने अपने पिता को खोया था तो वह इससे गुजरी थी। आखिरकार वह उससे अपना वीजा का टाइम खत्म नहीं होने देने और नए गेम में भाग लेने के लिए मना लेती है। अगला गेम एक टनल रोड में होने वाला है और आरिसू और उसागी एक बस में चढ़ते हैं और उन्हें उसमें 3 दूसरे खिलाड़ी बैठे मिलते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि उन्होंने एक साथ 4 गेम क्लियर किए हैं और वे एक टीम के रूप में काम करते हैं। उन्हें निर्देश मिलते हैं और पता चलता है कि गेम का नाम डिस्टेंस होगा। प्लेयर्स को सुरक्षित रूप से सही डेस्टिनेशन तक पहुंचने की जरूरत होगी। वे बस को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें फ्यूल नहीं है। ऐसे में उन्हें पैदल ही जाना पड़ रहा है। दूसरे खिलाड़ियों में से एक टैक्सी ड्राइवर के पैर में मोच आ गई है। वह दौड़ नहीं सकता। वह अपने दोस्तों को जाने के लिए कहता है। 4 दूसरे खिलाड़ी कुछ मील तक दौड़ना शुरू करते हैं और उन्हें एक पैंथर मिलता है। पैंथर उनका शिकार करता है और एक खिलाड़ी के पास जाता है। पैंथर उसे खा जाता है लेकिन बाकी बच जाते हैं। अपने रास्ते में आरिसू एक मोटरसाइकिल देखता है। जैसे वो जानता है कि वह डीजल से चलती है। उसका कहना है कि जिस बस में उन्होंने शुरुआत की थी वो अभी भी काम कर सकती है क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं है। वह उसागी और दूसरे खिलाड़ी यमन को दौड़ने के लिए कहता है और आरिसू बस में फ्यूल भरकर टैक्सी ड्राइवर को बचाकर मोटरसाइकिल से वापस आ जाएगा। उसागी और यमन आगे बढ़ते हैं और एक डेड एंड तक पहुंचते हैं। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद वे महसूस करते हैं कि उनके पीछे का कंक्रीट टूटने वाला है और सुरंग में पानी भरने वाला है। वे दौड़ना शुरू करते हैं लेकिन पानी जल्दी भर जाता है और यमन को निकल जाता है। शुक्र है कि उसागी बस तक पहुंच जाती है इससे पहले कि वो पानी से मरे। वह बस में चढ़ जाती है। बस को साइड से कर दिया गया है और जब तीनों खिलाड़ी इसके टॉप पर चढ़ते हैं तो बस के किनारे गोल लिखा हुआ होता है, जिसका मतलब है कि बस ही उनका डेस्टिनेशन था। और आरिसू ने उसागी से कहा कि वह ये पता लगाना चाहता था कि इस खतरनाक खेल का मास्टरमाइंड कौन है। उनमें से एक बाइक की सवारी करते हैं और पुल को पार करते हैं और बीच की ओर बढ़ते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत आरिसू के एक और गेम पर जाने से होती है, लेकिन वह गेम में पार्टिसिपेट नहीं करता। सिर्फ खिलाड़ियों से पूछता है कि क्या उनके पास बीच के बारे में कोई जानकारी है और आरिसू और उसागी बीच खोजने के लिए दूसरे रास्ते पर जाते हैं। बाद में वो अलग हो जाते हैं और पार्टी के फ्रेंड्स को 2 अलग अलग गेम्स को फॉलो करते हैं। वे कुछ खिलाड़ियों को देखते हैं जिन्होंने अपनी कलाई पर लॉकर की चाबियां पहनी हुई है। वे उनका पीछा करते हैं और आखिरकार वे बीच तक पहुंचते हैं और एक बड़े 5 स्टार होटल के समान एक बड़ी इमारत है। उन्हें पीछे से मारा जाता है और अगवा कर लिया जाता है और उन्हें बीच के हॉल में ले जाया जाता है। कई लोग वहां उनका स्वागत करते हैं लेकिन उनमें से केवल एक ही लीडर लगता है और आरिसू का कहना है कि वह खेल के बारे में जवाब ढूंढ रहा है। लीडर एक कमरे का दरवाजा खोलता है जहां वह उन कार्ड को इकट्ठा कर रहा है जिन्हें उसने पाया है। वो बताता है कि केवल एक ही आदमी इस दुनिया को छोड़कर नॉर्मल दुनिया में लौट सकता है। करने के लिए आपको उन सभी कार्ड्स को इकट्ठा करना होगा जो गेम खिलाड़ियों को रिवॉर्ड में देते हैं, लेकिन जबकि अकेले इंसान के लिए हासिल करना असंभव होता है। वे एकमात्र मकसद के लिए एकजुट हुए हैं, यानी सभी कार्ड को इकट्ठा करने के लिए और किसी को वापस नॉर्मल दुनिया में भेजने के लिए। बीच में एक टायर सिस्टम शामिल है और हर खिलाड़ी को उनके द्वारा लिए गए कार्ड के लिए पॉइंट दिए जाते हैं। इसके अलावा बीच के 3 नियम हैं। एक, आप जहां भी जाए स्विमिंग सूट पहने,
2 मेंबर के जीते गए सभी कार्ड बीच के होते हैं और 3 सभी धोखेबाजों को मौत मिलती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बीच का साथ देने से इनकार करता है तो उसे मार दिया जाता है। लास्ट में लीडर कहता है कि उन्हें मिलने वाला एक कार्ड का पूरा सेट से वह किसी दूसरे इंसान को नॉर्मल दुनिया में वापस भेज सकते हैं और आरिसू और उसागी छोटी कम्युनिटी के चारों ओर नजर डालते हैं और उन्हें कुछ अजीब नजर आता है। बीच का लीडर, जिसे सब हाटर कहते हैं, अनाउंस करता है कि उसने 2 नए गेम खोजे हैं और लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड करता है। हर ग्रुप को अलग अलग गेम मिलेगा। इस बीच टॉप ईयर मेंबर्स में से एक कोयना आरिसी को एक टेस्ट गेम में ले जाती है, ये देखने के लिए कि क्या वह बीच के लिए एक अच्छा एग्जीक्यूटिव बन सकता है या नहीं। टेस्ट ये पता करने के लिए है कि वाटर लेवल इलेक्ट्रिक सर्किट तक पहुंचने से पहले कौन सा स्विच एक लाइट बल्ब को चालू करता है जो उन सभी को जला सकता है। पकड़ ये है कि स्विच का उपयोग करते समय वे असली लाइट बल्ब नहीं देख सकते और आरिसू एक स्विच का उपयोग करता है और फिर एक दूसरे खिलाड़ी कोयना को बताता है कि बल्ब गर्म है या नहीं, जबकि यह गर्म है। उसने जिस स्विच को फ्लिप किया वह चालू हो जाता है और इस तरह वे गेम को क्लियर कर पाते हैं और आरिसू वापस बीच पर लौटता है और वह उसागी से मिलता है। थोड़ी देर के बाद अगुनी और उसकी क्रीम भारी हथियारों से लैस होकर अंदर आते हैं। कोयना आरिसू को बताती है कि ये लोग बीच के मिलिटेंट से और उसे दूर रहने की चेतावनी देती है, लेकिन फिर भी आरिसू और अगुनी के बीच टकराव होता है। लेकिन हाटर वहां आता है और दोनों का झगड़ा खत्म करता है। वो अधिकारियों की मीटिंग करता है और आरिसू को भी इसमें शामिल होने के लिए कहता है। मीटिंग में उनका कहना है कि फेस कार्ड कहीं दिखाई नहीं दिए है, इसलिए वे शायद खेल का हिस्सा नहीं है। अब उनके पास जो एकमात्र कार्ड नहीं है वो 10 ऑफ हार्ट्स है। उसका ये भी कहना है कि उसका वीजा जल्दी खत्म हो जाएगा और इसलिए वो अगले गेम में शामिल होगा। एपिसोड का एंड हाटर के आरिसू को ड्रिंक के लिए बुलाने और उससे यह बताने से होता है कि हीरो एक महान बलिदान से पैदा होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत उसागी के साथ होती है। आरिसू के दरवाजे को पीटती है और उसे जगाती है। जैसे ही वो उठता है, आरिसू कहता है कि उन्हें जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत है। वो जानकारी की तलाश में दूसरे लोगों से बात करना शुरू करता है। किसी समय वह एक बंदूक की आवाज सुनता है और हटर के 3 आदमियों को डंपर से दूर जाते हुए देखता है। वह उस डंपर के पास जाता है और देखता है कि उसमें लाशें पड़ी हुई है और आरिसू को कोयना और उसके दोस्त चिशिया मिलती है और आरिसू को बीच के तीसरे नियम के बारे में याद दिलाती है कि सभी धोखेबाजों को मौत मिलती है। कोयना ने उसके साथ बात की और उसे ये बताया कि मिलिटेंट्स हाटर को कभी भी मार कर उसकी पोजीशन हथिया सकते हैं। चिशिया का कहना है कि वह कार्ड चुराने और इस जगह को छोड़ने का प्लान बना रही है। हाटर को एक गेम में भाग लेने और अपने वीजा को एक्सटेंड करने के लिए थोड़ी देर के लिए बीच छोड़ना पड़ता है, लेकिन कुछ ही देर में उसके साइन में गोली मारकर हाटर को वापस लाया जाता है। अधिकारी इस बात पर बहस करते हैं कि अगला लीडर कौन होना चाहिए। अगुनी के आदमी अधिकारियों पर अपनी बंदूक ताने हैं और उनके पास अगुनी को वोट देने के अलावा कोई और चारा नहीं है। चिशिया ने आरिसू को अपने प्लान में मदद करने के लिए मना लिया और जब अगुनी नए लीडर के रूप में अपना भाषण देता है तो चिशिया और आरिसू को लीडर के कमरे में ले जाता है और वह उसे तिजोरी खोलने और कार्ड लेने के लिए कोड बताता है, लेकिन कोड गलत होता है और जैसा कि लग रहा था चिशिया ने आरिसू को फंसाया है और आरिसू को एक कुर्सी पर बांध दिया जाता है और वह उसे बताते हैं कि उसका वीजा का समय खत्म हो चुका है और वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। उसागी को भी पकड़ लिया जाता है और उसके साथ बुरा सलूक किया जाता है। चिशिया वापस लीडर के कमरे में लौटता है और कार्ड चुरा लेता है। वह बीच से भागने के लिए तैयार है और कोयना के साथ एक छोटी सी बात करता है जो उसे कहती है कि उसे आरिसू को फंसाने के लिए दोषी महसूस करना चाहिए। हालांकि चिशिया को पता चलता है कि वह नहीं जा सकता क्योंकि बीच को खेल के मैदान में बदल दिया गया है और लेजर किसी को भी बाहर निकलने की परमिशन नहीं देगी। मॉनिटर और स्पीकर से अनाउंस होता है कि सभी को गेम खेलने के लिए लॉबी में आना होगा
और आरिसू को छोड़कर हर कोई लॉबी में इकट्ठा होता है क्योंकि वो बंधा हुआ था। लोगों को उनके फोन मिलते हैं और अचानक एक महिला फर्श पर मरी पड़ी है और उसके साइन पर चाकू से वार किया गया है। एपिसोड 6 गेम और उनके नियमों के अनाउंसमेंट के साथ एंड होती है। खेल को विच हंट कहा जाता है और इसका मकसद उस इंसान को ढूंढना है जिसने इस महिला की हत्या की है और उसे फायर जस्टिस में फेंककर जला देना है। टाइम लिमिट 2 घंटे का होगा। एपिसोड 7 की शुरुआत एक्शन से भरपूर है। लोग उस लड़की असाही को दोष डालते हैं जो उस मारी हुई लड़की की दोस्त हुआ करती थी और वे उसे आग में फेंकना चाहते हैं। अधिकारियों में से एक मीरा उन्हें रुकने को कहती है और कहती है हर कोई समान रूप से दोषी है। हार्टर का कहना है कि हर किसी को बताना होगा कि वह पिछले 1 घंटे से क्या कर रहे हैं और इस साबित करके बताना होगा। एन अपने हाथ में खून के धब्बे वाले रुमाल को पकड़ी हुई है और लोग इसके बारे में पूछते हैं। उसने खुलासा किया कि ये खून हार्टर का है और हार्टर की हत्या कर दी गई है। अगुनी अपने आदमियों के साथ आता है और कहता है कि इस कमरे में उसके अलावा हर कोई विच हो सकता है। वो कहता है कि विच को आगे बढ़ाना चाहिए वरना वो सबको जला देगा। अगुनी ने आदमी हवा में गोली चलाते हैं और भगदड़ मच जाती है। उसागी अपना और आखिरी बचा हुआ फोन ले लेती है जो आरिसू का होगा और भाग जाती है। अगुनी के आदमी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और उन्हें आग में फेंक देते हैं। उम्मीद करते हैं कि उनमें से कोई एक विच होगा और गेम खत्म हो जाएगा। इस बीच उसागी की मुलाकात तत्ता से होती है जिसे वे टैग गेम से जानते हैं और वह एक हो जाते हैं। उसी समय कोयना के एक माध्यम से सब देख रहे होते हैं। कोयना एनएन को एक कमरे में कुछ खोजते हुए देखती है और उसे मिलती है। वह एनएन से पूछती है कि वह क्या कर रही है और एनएन उसे बताती है कि वो चाकू पर लगाने के लिए एक केमिकल की तलाश कर रही है और उम्मीद है कि उससे कुछ उंगलियों के निशान जरूर मिलेंगे। वो बताती है कि यहाँ आने से पहले वह फॉरेंसिक में काम करती थी। अगुनी का एक गार्ड लास्ट बॉस रास्ते में आ जाता है। कोयना एनएन को जाने के लिए कहती है। एनएन निकल जाती है और कोयना लास्ट बॉस के लड़ने लगती है। लड़ते हुए वह दोनों अपनी बैक स्टोरी एक दूसरे को बताते हैं। लास्ट बॉस एक ब्लॉगर हुआ करता था जिसे कभी भी वह तवज्जो नहीं मिली जो वो चाहता था और जब इस नई दुनिया का उदय हुआ तो उसे कुछ नया बनने का मौका मिला। तो वही कोयना एक लड़का था जो अपने पिता के साथ कराटे की प्रैक्टिस करता था, लेकिन एक दिन उसके पिता को कोयना के कमरे में कॉस्मेटिक्स मिले। उन्होंने कोयना को घर से निकाल दिया। फाइट में कोयना लास्ट बॉस को हराने और मरने के लिए कराटे का उपयोग करती है और आरिसू अपनी कुर्सी पर चढ़ जाता है और वह टेप को फर्श पर बिखेर देता है। खुद को छुड़ाकर वो मदद के लिए चिल्लाता है। उसागी, तत्ता और असाही ऑलवेज से चलते हैं और उन्हें कुछ सुनाई देने लगता है। उसागी ही आरिसू की आवाज सुनती है और उसे खोजती है। वो उसे आजाद करती है और आरिसू गेम के बारे में सोचने लगता है। उसका कहना है कि उन्हें वैसा ही सोचना होगा जैसा गेम मास्टर सोचते हैं। उसका कहना है कि गेम मास्टर इस गेम को शुरू करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे थे। यह कोई इत्तेफाक नहीं था कि इसके साथ ही एनएन चाकू की जांच कर रही होती है और कहती है कि वो जानते हैं कि किसने किया है। लेकिन वो जब कमरे से बाहर भागती है तो अगुनी के 2 आदमी उसे मारते हैं। सोचते हुए आरिसू कहता है कि वह जानता है कि शायद विच कौन हो सकता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में अगुनी और उसके आदमी उन्हें और बाकी सभी प्लेयर्स को किनारे करते हैं। अगुनी अपने आदमियों को सभी को मारने का आदेश देता है लेकिन वे हिचकिचाते हैं। आरिसू उसके पास आता है और कहता है कि इसे रोकना होगा। वो कहता है कि वह जानता है कि अगुनी विच नहीं हो सकता क्योंकि उसने ही तो उसे बांधा था और अगर अगुनी खुद विच नहीं है तो असली विच को खोजने के लिए अगुनी को आरिसू के साथ काम करना होगा। लेकिन अगुनी आरिसू को मारता है और फिर स्वीकार करता है कि वही असली विच है। लेकिन आरिसू सबको बताता है कि अगुनी असली विच नहीं है। उसने हार्टर को मारा लेकिन लड़की को नहीं। और आरिसू का कहना है कि
अगुनी बीच पर कब्जा कर सकता था क्योंकि उसके पास बंदूकें थी, लेकिन वह और हाटर असली में दोस्त थे। एपिसोड हमें पिछले कुछ घटनाओं में वापस ले जाता है और हम अगुनी को देखते हैं कि कैसे हाटर ने खुद को एक राक्षस में बदल दिया था और कई लोगों को उसने मार डाला क्योंकि उन लोगों ने अपने कार्ड उसे छुपाए थे। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जब हाटर अपना वीजा बढ़ाने के लिए गेम खेलने गया तो उसके साथ हुआ क्या। वह मार कर वापस लौटा। अगुनी ने उससे कहा कि वह बीच छोड़ना चाहता है क्योंकि उसने अपना एकमात्र दोस्त हाटर को खो दिया है, जबकि हाटर के तीसरे नियम के हिसाब से वह उसे गोली मारना चाहता था, लेकिन अगुनी ने उसे पहली गोली मार दी। और आरिसु का ये भी कहना है कि लड़की ने खुद को चाकू मारा है और वही असली विच है। मास्टरमाइंड हमारे दिल से खेलना चाहता है और आरिसु का कहना है कि निर्दोष लोगों की हत्याएं बंद होनी चाहिए। असाही सबके सामने खड़ी होती है और कहती है कि वो गेम के लिए एक डीलर का काम करती है और उसे एक लेजर से मार दिया जाता है। फायर ऑफ जस्टिस और भी फैलने लगती है और वे बॉडी को फेंकने के लिए जाते हैं। अगले दिन और आरिसु और उसागी एक वीडियो देखते हैं जिसे असाही ने अपने फोन पर छोड़ दिया है और वो उसकी सहेली एक खाली टोक्यो में जागते हैं और फिर एक आदमी उससे कांटेक्ट करता है। उन्हें डीलर और असिस्टेंट के रूप में चुना जाता है जो गेम को बनाने में मदद करेंगे और नकली प्लेयर्स की तरह काम करेंगे जो जानबूझकर असली खिलाड़ियों को भटका देंगे। बदले में उन्हें 2 हफ्ते का जीवन मिलेगा। बेशक अगर उन्होंने इसके बारे में किसी को कुछ भी कहा तो उन्हें मार दिया जाएगा, जैसा कि अभी अभी हुआ। असाही ने एक और वीडियो चुपके से शूट किया। उसे गुप्त ठिकाने में घुसते हुए गेम मास्टर छुपे हुए थे। वो गेम देखते हैं और अपने पसंदीदा खिलाड़ियों पर दाव लगाते हैं, यहाँ तक कि वो खिलाड़ियों के दर्द पर हंसते भी हैं। और आरिसु उस जगह पर जाते हैं, लेकिन सभी को लेजरों से मारा हुआ पाते हैं और कोयना भी उस जगह पर आती है और उनके बीच एक छोटी सी बात होती है। उनका कहना है कि ये लोग गेम के मास्टर्स नहीं है, उनके ऊपर भी कोई है। तभी एक वीडियो ब्रॉडकास्ट होता है और यह मीरा ही है। वह एक लेक्चर देती है और ये कहकर चीजों को साफ करती है कि बचे हुए खिलाड़ी और गेम्स में भाग लेंगे और इस बार उन्हें फेस कार्ड के खिलाफ जाना होगा। और आरिसु का कहना है कि कम से कम इस बार तो उन्हें पता है कि उनका दुश्मन कौन है। और इसी के साथ एलिसन बॉर्डरलैंड सीजन 1 यही एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।